साइकिल, सेल साइकिल यानी कि सेल अंडरगोज सीक्वेंस ऑफ द चेंजेस, उसमें ग्रोथ भी है, रेप्लिकेशन मीन डिवीजन ऑफ द डीएनए फॉलोड बाय सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन से पहले जो डीएनए का मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, दैट अंडरगोज रेप्लिकेशन, इट मीन्स डिवीजन. दिस सीक्वेंस ऑफ चेंज इज कॉल्ड सेल साइकिल. सेल साइकिल में पीरियड ऑफ ग्रोथ यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी जस्ट कंसिडर ओवर दिस सेल साइकिल दिस फिनोमिना, सो इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ ऑफ, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ग्रो इन द साइज, ठीक है. उसका न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए उसका अंडरगोज डबल इन द साइज, ठीक है, एंड देन इट अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट सेल डिवीजन occur. These are sequence of the changes is called cell cycle. अब इस अगर सेल साइकिल को हम इसके टू फेजेस में डिवाइड करें, इट कंप्राइजेस टू फेजेस, फॉर एग्जांपल इंटरफेज एंड विच इज द पीरियड ऑफ नॉन अपरेंट डिवीजन and the period of division known as mitotic division, mitotic phase. Each phase is further subdivided into different subphases. सेल साइकिल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. दिस सेल साइकिल दिस इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट इज फॉलोड बाय सेल डिवीजन, यानी कि सबसे पहले सेल विच अंडरगोज, आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल एवरी टाइम दे आर इंक्रीजिंग इन देयर नंबर. ज़ाहिर है अपनी इनका साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, उनका ग्रोथ साइज ज़्यादा होता है. फिर उसके बाद इनका जो इंटरनल न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि न्यूक्लियस है, डीएनए है, सारा जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, दे अंडरगो डिवीजन, रेप्लिकेशन, और उसके बाद सेल डिवीजन होता है. दिस सीक्वेंस ऑफ चेंज इज कॉल्ड सेल साइकिल, यानी कि एक सेल से अगले दो सेल्स बनने तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें जितने भी फेजेस आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन सेल साइकिल. अच्छा, अभी हमने बात की कि इस सेल साइकिल के दो फेज हैं. वन इज इंटरफेज. अच्छा, इसमें इसको अगर हम डिफाइन करें तो विच इज़ द पीरियड ऑफ नॉन अपरेंट डिवीजन, यानी कि इसमें कोई डिवीजन नहीं हो, इस पीरियड में कोई डिवीजन नहीं हो. लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, समझने की बात यह है कि जितनी भी डिवीजन के लिए प्रिपरेशन हो रही होती है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल को सिंथेसाइज करना, उसको डबल करना, ठीक है, वो सब कुछ हो रहा होता है इसी पीरियड में, इंटरफेज में ही हो रहा होता है. जो भी तैयारी होनी होती है वो इंटरफेज में होती है, और इसके बाद जो डिवीजन का पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज. उसके बाद ईच फेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब फेजेस. अच्छा, अब हम सबसे पहले इंटरफेज को अगर देखें, इंटरफेस को डिफाइन करें, ठीक है, द पीरियड ऑफ सेल life cycle of the cell between two consecutive divisions is termed as interphase or misleadingly called resting phase. मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बज़ाहिर यानी कि अपरेंटली, ठीक है, अपरेंटली बज़ाहिर जो हमें लगता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, नॉन डिवीजन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तमाम डिविजन्स की तैयारी हो रही होती. मतलब एक सेल डिवीजन हुई, ठीक है, उससे दो सेल बन गया, फिर उन्हीं दो सेल से जो कुछ इंटरनल स्टेप्स चल रहे हैं, उससे फर्दर आगे दो सेल्स जब बनते हैं, एक सेल से फिर दो सेल बन रहे हैं, तो ये जो दरमियान का टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेज और मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, ठीक है. इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी. इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है इंटरनली, एंड इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. मैंने आपसे यही बात कही कि बज़ाहिर एक्टिव उसको यही लगता है कि ये अपने रेस्ट में है, लेकिन इंटरनली इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस, उसके अंदर रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियर मटेरियल को तैयार करना, अरेंज करना, मतलब जितने कुछ भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके रेस्टिंग फेज में ही हो रहे होते हैं, ठीक है. मतलब ये रेस्टिंग फेज तो हमने इसको वैसे कहा है, लेकिन इंटरनली इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी हो रही होती है, और इसको हमने डिवाइड किया G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. अच्छा, हम अगर इसी चीज़ को इसी डायग्राम में हम समझें कि G1 में क्या हो रहा है, S में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है. अच्छा, आप अगर ये देखें कि ये माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, सिंपली एक डिवीजन हो गई, एक सेल से दो सेल बन गए. अब ये देखें, पहला सेल डॉटर सेल बन गए ना, दो. अब पहले में क्या हो रहा है कि जी ये क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड साइट. देखिए ना कि जब माइटोटिक फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि आपको पता है
कि हमारा जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, न्यूक्लियस का मटेरियल सबका सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो एक स्टेज पर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले सारा का सारा मतलब वो टूट कर न्यूक्लियर मटेरियल बाहर आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही डिवीजन के बाद वो सेल दोबारा से तैयार हो जाता है तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो खुद से दोबारा से रेडी हो जाती है। अब जीवन फेज में वो यही कह रहा है कि जीवन में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स दोबारा से खुलना शुरू हो जाते हैं, एंड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की भी आगे से डिवीजन होगी, ये जीवन फेज। अच्छा, एस फेज हमने पढ़ा, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, डीएनए को सिंथेसाइज यानी कि सिंगल से डबल किया जा रहा है, यानी कि जब भी सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है तो उससे पहले उसका न्यूक्लियर मटेरियल उसको डबल किया जाता है। अब देखें पहले यहाँ पर ये एक सिंगल जैसे कि एक साइड थी, अब यहाँ पर ये जाकर डबल हो गया, यानी कि डीएनए सिंथेसिस क्रोमेटिड्स डबल हो गए। अब G2 फेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, यानी कि ऐसा पहली बात हम ये देखिए कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, ठीक है, यानी कि आपस में सिकुड़ गए। फिर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, अब न्यूक्लियर एनवेलप फटा यहाँ से, ठीक है, सारा मटेरियल बाहर की तरफ गया और क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो गई। यानी कि एम फेज से पहले पहले G2 फेज में, अब ये जो सारा टाइम है ना, ये G1 एस फेज G2 फेज, ये सारे का सारा ये क्या है, दिस इज इंटरफेज, इंटरफेज यानी कि या रेस्टिंग फेज। बाहर तो यही लग रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही हो रहा है ना, बाहर ये लग रहा है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा, बट internally there is a very high biochemical activity। अब इसमें पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि G1 फेज है, G1 फेज, S फेज, ठीक है, और G2 फेज, ये डिटेल है सारी इसी पैराग्राफ में। हम इसको अंडरगो कर देख लेते हैं क्या है कि G1 फेज इज अ पीरियड ऑफ, अच्छा जी गैप से निकला है, इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि पहला गैप जो है, इट इज अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल नॉर्मली ग्रो इन द साइज, सेल का साइज बड़ा होता है, enzymes are synthesized and DNA base units are accumulated for DNA। अच्छा, DNA बेस यूनिट्स यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, दे आर सिंथेसाइज्ड। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेल साइकिल, पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग G1 एंटरिंग अ फेज कॉल्ड G0। अच्छा, यानी कि जो कि पोस्ट माइटोटिक यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, आपको पता है ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होती हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। अभी हम बात कर रहे हैं माइटोटिक सेल की, यानी कि माइटोसिस के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि सेल आगे डिवाइड नहीं करते, वो G0 फेज में चले जाते हैं, एंड दे रिमेन फॉर डेज एंड वीक्स एंड इन सम केसेस years और इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलिफरेटिंग फर्दर। यानी अब इसमें कौन कौन से सेल आ जाते हैं, नर्व सेल एंड सेल्स ऑफ द आई लेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बॉडी के कुछ नर्व सेल्स और हमारे सेल्स ऑफ आई लेंस एक दफ़ा डिवाइड हो जाए ख़ास टाइम के बाद, ये फिर दोबारा से डिवाइड नहीं होते, इसलिए इनका एहतियात से इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। इनके वो बॉडी पार्ट्स जिनके सेल डिवाइड कर लेते हैं, चलिए अगर वो खासा डैमेज हो जाए तो उनकी दोबारा बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन नर्व सेल्स एंड द सेल्स ऑफ आई लेंस दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, यानी कि दोबारा से उनकी डिवीजन, उनकी रीग्रोथ नहीं हो सकती। ये बात हो रही है कुछ पोस्ट माइटोटिक सेल्स की, कुछ, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्दर फॉलोइंग द G1 इज एस फेज। एस फेज में क्या होता है, आप इसको सेंसेस से याद रखेंगे। G1 में तो ये हुआ कि डीएनए बेस यूनिट में एक सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, दे आर एक्यूमुलेट, मतलब उनको इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। अब एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसाइज, डीएनए को सिंथेसाइज किया हमने, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, जाहिर है पहले वहां पर उनको इकट्ठा किया था, यहाँ पे उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, विच इनिशिएट्स G2 फेज। अब उसके बाद G2 फेज आ गया। G2 फेज क्या है, दस प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन, इसके बाद सेल डिवाइड होने को तैयार है। एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी मेन स्टेप्स हैं, ज़ाहिर क्रोमोसोम मूव करते हैं ना, क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम मूव होता है, उसके बाद कैसे डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम 1 से 2 में, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन, आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूल, सब जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो G2 फेज में बनती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, G2 के बाद सेल देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज विच इज द पीरियड ऑफ डिवीजन। अब सेल डिवाइड करने के लिए तैयार है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट ईच फेज देयर आर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स
के बड़े मखसूस चेक पॉइंट्स होते हैं कि अच्छा ये स्टेज कंप्लीट हो गया, ये स्टेज कंप्लीट हो गया, अगला स्टेज। तो जब तक एक मुकम्मल स्टेज मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता, उसकी सारी चीज़ें जो कुछ उसमें होनी होती है वो नहीं होता, तो वो आगे सेल मूव नहीं करता। अब ये जो चेक पॉइंट्स हैं, दे डिटरमिन द फेट ऑफ न्यू फेज अकॉर्डिंग टू सेल्स इंटरनल मेकअप। बस इतनी सी बात समझनी है आपने कि हर एक जो स्टेप के चेक पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ताकि सेल ने मतलब जो उसने उस स्टेप में करना था अगर वो हो गया है तो सेल आगे मूव करेगा। लेंथ ऑफ ईच फेज इज वेरिएबल, मतलब जो हमने कहा कि G1 की बात की, S की बात की, G2 की बात की। अच्छा, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल्स, ओवरऑल एवरेज सेल साइकिल इज अबाउट 24, मतलब एक दिन में हमारे सेल 1 से 2 में डिवाइड कर जाते हैं। इसमें जो माइटोसिस कितना टाइम लेता है, टेक्स 30 मिनट्स। अब जो इंटरफेज का टाइम है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। G1 9 आवर्स, S फेज 10 आवर्स एंड G2 4.5 आवर्स। ठीक है, whereas full cell in the yeast cell is only 90 मिनट्स, यानी कि पूरा जो फुल साइकिल है yeast सेल में वो 90 मिनट्स लेता है। तो ये अपने हमने आज देख लिए स्टेजेस G1 S phase and G2 phase. Tomorrow inshallah we will start mitosis and its details. Okay students, Allah Hafiz.